नमस्कार, मैं नाड़ी वैद्य डॉक्टर सलोनी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ नाड़ी परीक्षा वर्कशॉप के ऑनलाइन सेगमेंट के अध्याय 4 में। आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम भगवान धन्वंतरी जी का अपने मन में ध्यान करते हैं। तो आइए आप सभी आंखें बंद कर हाथ जोड़ भगवान धन्वंतरी जी का ध्यान करते हुए मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्व आमय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। तो आइए इसी के साथ हम आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज के अध्याय में हम बात करेंगे कफ के बारे में, जो हमारा तीसरा दोष है। हम वात के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, पित्त के बारे में कर चुके हैं, एंड अब जो थर्ड त्रिदोष हमारा बचता है कफ, हम उसके बारे में आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो कफ से जैसे हम शुरुआत करते हैं तो श्लिष आलिंगने धातु से श्लेष्मा शब्द की उत्पत्ति होती है। देखिए, कफ को हम श्लेष्मा भी कहते हैं एंड कफ, ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली कफ के लिए यूज होते हैं। कफ से मैं पहले एक बहुत क्लियर करना चाहूँगी बात को कि कफ को हमें कभी भी इंग्लिश वाला कफ नहीं समझना है, COUGH, जो कफ बलगम से हम समझते हैं। यह वो कफ नहीं है, यह त्रिदोष है। जैसे वात पित्त हैं एक त्रिदोष, ऐसे ही कफ भी एक त्रिदोष का नाम है। ये दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हैं, तो कभी भी इनको आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हमको नहीं क्रिएट करनी है। हम जब भी आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न की टर्मिनोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमको अपने माइंड से रिमूव करके एक फ्रेश माइंडसेट से इनको ग्रास्प करना है। तो आइए हम जब अब स्टार्ट करते हैं तो श्लिष आलिंगने धातु से श्लेष्मा शब्द की उत्पत्ति होती है। इसका शाब्दिक अर्थ है मिलन, संयोग या आलिंगन। देखिए, जब भी किसी चीज़ का आपस में मिलन हो रहा है, एडिशन हो रही है, संयोग हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, या फिर आलिंगन, एक कोहेशन है, आपस में जुड़ाव है, तो वहाँ पे कफ धातु का प्रेजेंस है। जल से जिसकी उत्पत्ति हो उसे कफ कहते हैं। देखिए, मेन इसमें जो महाभूत की प्रेजेंस रहती है वो जल की रहती है, इसमें जलीय भाव प्रधान होता है। हालांकि इसमें जो महाभूत प्रेजेंट है वो जल और पृथ्वी दोनों रहते हैं सॉरी, जल और पृथ्वी दोनों ही महाभूत इसमें रहते हैं, पर ये जलीय गुण प्रधान होता है। तो जब इसमें हम गुणों की बात करते हैं, कफ के गुणों पर हम आते हैं, तो कफ के गुणों में गुरु, शीत, मृदु। गुरु यानी हैवी, शीत यानी कोल्ड, मृदु यानी सॉफ्ट, स्निग्ध, स्निग्ध यानी ऑयली, स्थिर माने स्टेबिलिटी, पिच्छल माने स्लाइमी, श्वेत, मंद, ये सब इसके गुण हैं। प्राकृत अवस्था में मधुर रस तथा वैकृत अवस्था में लवण रस। देखिए, बहुत ही खास बात है, जब कफ प्राकृत अवस्था में शरीर में रहेगा तो ये मधुर रस प्रदान करेगा। मधुर रस से इसकी प्रेजेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर जब यह वैकृत अवस्था में आ जाता है, इसमें विकृति हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये लवण रस का हो जाता है। तथा तमोगुण ये कफ के गुण हैं। कफ द्वारा शरीर में एनाबॉलिक क्रियाएं होती हैं। एनाबॉलिक क्रियाएं मतलब एक सिंपल फॉर्म से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनना। तो जब भी एनाबॉलिज्म जहाँ भी हो रहा है, जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, किसी भी सिंपल सेल से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है, वहाँ पे कफ का प्रेजेंस होता है, कफ का कार्य होता है, जिससे शरीर में नवीन धातुओं की उत्पत्ति तथा पहले की धातुओं की क्षय पूर्ति का कार्य हो, वह कफ है। जो भी नई शरीर में धातुएं बन रही हैं, ग्रोथ हो रही है, यह सब कुछ कफ द्वारा संभव हो पा रहा है। या पिछली धातुओं में भी जो क्षय हो गया है उसकी जो पूर्ति हो रही है, कोई भी डीजेनरेटिव चेंजेस आ गए हैं, उनको जो भी फिर आगे रेक्टिफाई करना है, उनको जो भी आगे उनकी पूर्ति करनी है, उनका पूर्ण करना है, यह सब कफ द्वारा संभव हो पाता है।
जो कफ होता है वो शरीर में मेन बॉडी मास, जो वेट है, जो एक हैवीनेस है, वो सब कुछ, जो मास है, ये सब कुछ कफ के द्वारा होता है। जहाँ भी शेप देना है, किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, वो कफ द्वारा होता है। तो जितने भी बॉडी सेल्स, हमारे टिश्यूज़ हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, यह सब कफ के द्वारा ही अपनी शेप को प्राप्त करते हैं। जहाँ भी बॉडी में डेवलपमेंट होनी है, जैसे जब ग्रोथ होती है, हमने जैसे पहले बात करी थी फर्स्ट डे, कि जहाँ भी जैसे बाल्यावस्था में कफ प्रधान होता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होनी है। हम बचपन में ही सब टिश्यू, सब ऑर्गन, सब ग्रोथ करते हैं। तो ये जो स्टेज है ये कफ प्रधान है, क्योंकि कफ ही मेन डेवलपमेंट का, ग्रोथ का कारक है। ऐसे ही मान लीजिए हमें चोट लग गई, तो उस चोट को जो भर रहा है वहाँ पे कफ धातु ही है जो कार्य कर कर उस चोट को, उस घाव को भर रहा है। तो यहाँ सब पे हम कफ को समझ सकते हैं। कफ के सामान्य कर्मों के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसमें आता है कि शरीर में स्निग्धता, एक सॉफ्टनेस, एक ऑयलीनेस बॉडी में मेंटेन रखना कफ का कार्य होता है। परस्पर अनुबंध, आपस में सब चीज़ों का कोऑर्डिनेशन, एक कोहेशन, आपस में जुड़ाव बनाए रखना, एक सिस्टमेटिक तरीके में सब चीज़ें काम करें, आपस में सब ऑर्गन्स जुड़े रहें। देखिए बॉडी है, स्ट्रक्चर है, हमारे इतने से शरीर में कितने सारे सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इतने सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं और सब इसी एक कॉम्प्लेक्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में मेंटेन्ड है। यह सब कुछ कफ के द्वारा ही हो रहा है, जो सब चीज़ों को आपस में संयोग से बनाए हुए है, परस्पर सभी का अनुबंध बनाए हुए है। जो स्थिरत्व है, एक स्टेबिलिटी है सब स्ट्रक्चर्स की, वो सब कुछ हमें कफ के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे हमारे जॉइंट्स हैं, मान लीजिए बोन्स हैं, दो अलग अलग बोन्स हैं, ये आपस में वैसे जुड़ी नहीं होती है, ये नहीं कि इसके बीच में कोई ग्लू लगी हुई है कि आपस में जुड़ी हुई है। ये बिल्कुल सेपरेट सेपरेट आइडेंटिटीज़ की तरह से हमारी बोन्स रहती हैं और इनके बीच में स्पेस भी रहता है, बट स्टिल ये एक जगह मेंटेन्ड रहती हैं, हमें काम करने में, हमारी सारी मूवमेंट्स में हमें हेल्प करती हैं। ऐसा नहीं एक हड्डी इधर चली गई, इधर चली गई, सब बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में, अपनी स्टेट में, अपनी पोजीशन पे मेंटेन्ड रहता है। ये सब कुछ कफ द्वारा संभव हो पाता है। ऐसे ही देखिए गुरुता, जो हैवीनेस है, गुरुता है, यह सब कुछ कफ द्वारा है। जो वीर्यवतता है, जो फर्टाइल पोटेंसी है हमारी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्ट्रेंथ है हमारी, यह सब कुछ कफ के द्वारा होती है। जो बल है, स्ट्रेंथ है हमारी बॉडी की, यह कफ द्वारा होती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी जो हम जिसको कहते हैं मॉडर्न टर्म्स में, इम्यूनिटी कफ द्वारा होती है। मानसिक भाव जैसे क्षमा, धैर्य, अलोभता, यह सारे मानसिक भाव हमें कफ द्वारा प्राप्त होते हैं। प्राकृत अवस्था में कफ शरीर में शारीरिक व मानसिक बल का कारण होता है। प्राकृत अवस्था में कफ हमारे बल का, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, हमारे बल का कारण होता है। देखिए अब हमने ये सब समझ लिया। अब आते हैं कि उर सिर, उर यानी जो चेस्ट रीजन है हमारा, उर सिर ग्रीवा, ग्रीवा यानी नेक रीजन, जो पर्व है हमारे, जो जॉइंट्स हैं हमारे, आमाशय, मेद, मेद यानी फैट, कंठ, क्लोम, रस, नासिका। क्लोम से हम यहाँ पैनक्रियास को समझेंगे। यह सब कुछ हमारे कफ के स्थान हैं। उर श्लेष्मा का विशेष स्थान है। श्लेष्मा 5 प्रकार का होता है। देखिए हमने इसके मेन साइट्स के बारे में बात करी, जो इसका विशेष स्थान है उर, चेस्ट रीजन, इसके बारे में बात करी। अब हम आते हैं कि श्लेष्मा के 5 प्रकार, अलग अलग साइट्स पे रहते हुए जो कफ अलग अलग तरह के काम कर रहा है, अलग अलग तरह के कार्य उसके द्वारा संपादित हो रहे हैं। इस प्रकार से श्लेष्मा को यानी कफ को हम 5 तरह से 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो ये 5 प्रकार के नाम इस तरह हैं: श्लेषक कफ, क्लेदक कफ, बोधक, तर्पक और अवलंबक कफ। ये 5 तरह के हमारे कफ हो गए। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं श्लेषक कफ पर। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड।
जी, अब हम आते हैं श्लेषक कफ पर। जो कफ संधियों में रहकर संधियों का संश्लेषण करता है उसे हम श्लेषक कफ कहते हैं। संश्लेषण से यानी यहाँ पे उसमें एक आप कह सकते हैं कि एक स्निग्धता बनाए रखना, वहाँ स्नेहांश बनाए रखना, एक ग्रीस की तरह काम करना कि आपस में जो हमारी बोन्स हैं वो रगड़े ना, आपस में उनमें घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना हो, तो वो श्लेषक कफ का कार्य है। संधियों में स्थित श्लेष्मा समस्त संधियों का संश्लेषण करता है, उन्हें दृढ़ता पूर्वक मिलाए रखता है, आपस में उनमें एक शेप देना, उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और आपस में उनको मिलाए रखना, यह संश्लेषक कफ का कार्य है। तथा स्निग्धता, लक्षणता एवं पिच्छलता प्रदान करना, यह भी श्लेषक कफ का कार्य है। देखिए, संधियों में निरंतर गति होती रहती है जिसकी वजह से वहाँ पर हमें एक ऐसा एलिमेंट रिक्वायर्ड है जो आपस में फ्रिक्शन को होने से रोके। तो यह कार्य स्नेह द्वारा होता है जो कि श्लेषक कफ है। स्नेह तत्व के बिना संधियों में प्राकृतिक रूप से गति होती है तथा वेदना आदि विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अब हम आते हैं, अगर मान लीजिए श्लेषक कफ हमारा कम हो जाए या श्लेषक कफ में कोई विकृति उत्पन्न हो जाए तो हमें जॉइंट डिसऑर्डर्स होंगे। नेक्स्ट आता है क्लेदक कफ। क्लेदक कफ के बारे में यदि हम बात करें तो यह श्लेष्मा आमाशय में स्थित रहता है और खाए हुए आहार का क्लेदक कर उसे पचाने में सहायता करता है। देखिए क्या है कि जैसे ही हम मॉडर्न में भी अगर बात करें, जब हम मॉडर्न डाइजेस्टिव प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें भी एक बहुत ही सिमिलर पैटर्न, देखिए हम बिल्कुल इनको कोरिलेट कर सकते हैं आपस में, यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर पैटर्न मिलता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में जो सलाइवा है वो उस खाने को आपस में एक तो मॉइस्टनेस लाता है। देखिए, जब डाइजेशन होनी है तो पहले एक तो मॉइस्टनेस रिक्वायर्ड है, उसमें एक गीलापन कह सकते हैं उसमें लाना होता है, मृदुता लानी होती है। तो यह कार्य सलाइवा जो हमारे बॉडी माउथ में प्रेजेंट है उसके द्वारा होता है। तो यह सलाइवा उसमें खाने के साथ मिलकर उसको चबाने में मदद करता है और डाइजेस्टिव प्रोसेस भी स्टार्ट कर देता है। देन हमारा खाना हमारी जो फूड पाइप है उसके थ्रू जाता हुआ हमारे स्टमक आमाशय में जाता है। वहाँ पर भी म्यूकस प्रेजेंट होता है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड्स हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में म्यूकस या कफ ये ना हो तो वो हमारे आमाशय को ही जला देंगे। तो इसीलिए इस क्लेदक कफ का कह सकते हैं या मॉडर्न टर्म्स में कहें म्यूकस का होना बहुत आवश्यक है। ये खाने को पचाने में हमारी मदद करता है। तो यह श्लेष्मा आमाशय में स्थित रहता है और खाए हुए आधार का क्लेदक करके उसे पचाने में सहायता करता है। आमाशय में क्लेदक कफ के कारण वहाँ जो पाक होता है वह प्रथम अवस्था पाक कहलाता है। जो भी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट बना पहला हमारे पेट में, सबसे पहले पेट में आमाशय में जाके डाइजेशन हो रहा है, तो जब स्टमक में आमाशय में सबसे पहला डाइजेशन होता है खाने के ऊपर तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसे हम प्रथम अवस्था पाक कहते हैं। इस अवस्था पाक के मधुर होने के कारण ये खाया हुआ 6 रसों वाला आहार मधुर रस प्रधान होता है। क्योंकि ये कफ द्वारा हो रहा है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ये बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट, यह इसका रस मधुर होता है। तो एक्चुअली ये कैसे रिलेट कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि देखिए आप सब समझते हैं, आप ये जानते भी हैं, प्रैक्टिकली आप सबने फील भी करा होगा कि खाना खाते ही एकदम से आलस महसूस होता है, एकदम से नींद आती है। तो ये क्यों होता है कि जो भी हमारा खाना ये बना, ये डाइजेस्ट हुआ, जो इसका प्रोडक्ट बना, ये कफ प्रधान है। कफ की प्रधानता होने के कारण, कफ की वृद्धि होने के कारण एकदम से हमको आलस्य महसूस होता है। तो हमने ये बात करी क्लेदक कफ के बारे में। अगर क्लेदक कफ हमारे बॉडी में डिस्टर्ब हो जाए तो इसके कारण हमको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और इसमें अगर आप नोट करेंगे तो क्लेदक कफ के 1 सेकेंड, जो पाचन संबंधी जो भी डिसऑर्डर्स हैं, मंदाग्नि होना, अरुचि होना,
खाने में स्वाद ना आना, खाना खाने का मन ना करना, डाइजेस्टिव फायर का वीक हो जाना, यह सब कुछ हमको श्लेष्मक कफ के इम्बैलेंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा तर्पक कफ। तर्पक कफ मस्तिष्क को स्नेहन प्रदान करता है, मस्तिष्क कोशिकाओं का निर्माण तथा पोषण करता है। सिर में स्थित हो यह चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों का भी तर्पण तथा पोषण करता है। देखिए क्या है, जो कफ, तर्पक कफ वह कफ है जो हमारे सिर में, हेड रीजन में, मस्तिष्क के आसपास रहकर उसको स्नेहन प्रदान करता है। जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं उनका निर्माण भी करेगा, उनका पोषण भी करेगा, तथा जो चक्षु आदि हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं यह उनका भी तर्पण भी करेगा, उनका पोषण भी करेगा। देखिए इससे हम क्या समझते हैं कि अगर हम इसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज में बात करें तो हमारा जो ब्रेन है उसमें एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड होता है जो वहाँ पे एक नमी या मॉइस्टनेस हम कह सकते हैं बना के रखता है। और साथ के साथ ये जो फ्लूइड्स होते हैं ये नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में एंड इसको एक नॉर्मल फंक्शनिंग में मेंटेन रखने में और कंडक्ट करने में, नर्व इम्पल्सेस जा रही हैं, जो मैसेजेस जा रहे हैं हमारे ब्रेन द्वारा, उनको कंडक्ट करने में भी हेल्प करता है। तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, या जैसे यहाँ पे हमने बात करी कि चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियां, जो हमारे चक्षु हैं, जो हमारी आइज हैं, इनके अंदर भी फ्लूइड होता है। एक फ्लूइड हमारे आइज का भी नॉर्मल प्रेशर और स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है। तो ये जो सारे फ्लूइड्स हैं ये तर्पक कफ से हम इनको रिलेट कर सकते हैं एंड इस तर्पक कफ इन्हीं को ही सिंबलाइज करता है। तो तर्पक कफ की जब हमने बात करी तो तर्पक कफ से हम इन्हीं फ्लूइड्स को समझ सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम अवलंबक कफ में। उर में स्थित अवलंबक कफ त्रिक स्थानों को धारण करता है। त्रिक स्थान यानी ये जो भी हमारा चेस्ट रीजन हो गया, यहाँ पर इसको ये धारण करता है, यहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है तथा अन्न रस की सहायता से हृदय का अवलंबन करता है, हृदय का भी ये अवलंबन करता है। इसके अतिरिक्त शरीर में उपस्थित अन्य कफ स्थानों को भी अवलंबक कफ द्वारा पोषण मिलता है। अवलंबक कफ वह कफ है जो अपने स्थान पे कार्य करता है और वहाँ पे उनको धारण करने के साथ साथ अवलंबन करते हुए बाकी स्थानों पर भी जो कफ प्रेजेंट है, बाकी अन्य 4 कफ जो हैं उनको भी यह बल प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। तो जैसे देखिए अब क्या है, अवलंबक कफ वह कफ हुआ जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो हम ये त्रिक स्थानों से और हृदय से जो समझ रहे हैं कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसको जो मेंटेन रख रहा है वह कफ अवलंबक कफ है। हमारे लंग्स में भी देखिए जो साइड में एक फ्लूइड होता है, जो हमारी लंग्स में आपको समझाऊं तो अगर आप कभी भी लंग्स का डायग्राम देखेंगे तो लंग्स के आसपास एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। देखिए मैंने रफली डायग्राम ड्रॉ करा आपको सबको समझाने के लिए। ये हमारी लंग्स हो गई और इसके आसपास जो मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ ये एक मेम्ब्रेन होती है, जिसके इस लंग और इस मेम्ब्रेन के बीच में एक बहुत पतली फिल्म, एक लेयर प्रेजेंट होती है फ्लूइड की, जो हमारी लंग्स को मॉइस्टनेस, एक स्निग्धता, एक मृदुता प्रदान करने का कार्य करता है तथा उनमें आपस में घर्षण ना हो, क्योंकि एयर आ रही है यहाँ पे, वायु आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे घर्षण ना हो, लंग्स अपनी शेप को मेंटेन करके रखें, तो इसीलिए यह यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारी सांस के साथ, एयर के साथ जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रहा है, यह आराम से ब्लड के साथ
कम्युनिकेट करके हमारी बॉडी में फैल सके, इसकी में भी ये हमारी मदद करता है। तो ये फ्लूइड यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। यही फ्लूइड को हम यहाँ पर अवलंबक कफ से समझ सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा हार्ट है उसके बारे में अगर हम बात करें, हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये थोड़ा रफली मैंने ड्रॉ करा है। इसके आसपास भी मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है, उसके बीच में भी पेरिकार्डियल फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है, उससे हम अवलंबक कफ को समझ सकते हैं। क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर, उसका फंक्शनिंग, उसकी मॉइस्चनेस, उसकी ल्यूब्रिकेशन को मेंटेन करने का कार्य भी अवलंबक कफ द्वारा होता है। तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया। अभी हम दोबारा चलते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड पर जी। तो अब हम आते हैं बोधक कफ पर। बोधक कफ से हम यह समझते हैं कि जो कफ जिह्वा मूल तथा कंठ में रहकर रस ज्ञान कराने वाला होता है वह बोधक कफ कहलाता है। जो हमें टेस्ट सेंसेस का जो हमें ज्ञान दे, परसेप्शन दे, वह बोधक कफ है। यह जिह्वा के मूल में तथा हमारे कंठ में, मेनली ओरल रीजन में, माउथ रीजन में जो रहता है वो बोधक कफ होता है। मेन इसका कार्य हमें जो टेस्ट है उसको सेंस करवाना, उसको परसीव कराना, जो हम खा रहे हैं उसका स्वाद क्या है यह महसूस कराना इसका कार्य होता है। यह स्वाद के ज्ञान में सहायक होता है। अगर देखिए मान लीजिए बोधक कफ का क्षय हो जाए तो हमें रस ज्ञान का क्षय हो जाएगा, रस ज्ञान हमको नहीं हो पाएगा, रस ज्ञान की हानि हो जाएगी। तो ये चीज़ें अगर हमारा बोधक कफ डिस्टर्ब हो जाए तो हमें देखने को मिलती हैं, या अगर इसमें विशेषण हो जाए, कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाए, तो सही से टेस्ट का मालूम ना होना, यह सब भी हमें बोधक कफ के डिस्टर्बेंस में, इम्बैलेंस में देखने को मिलता है। तो यहाँ हमने इन 5 तरह के कफ के बारे में बात करी। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा कफ प्रकोप के लक्षण। अभी तो ये सब बात कर ली हमने। नेक्स्ट आता है कि यदि हमने मान लीजिए किसी भी कारण से कफ प्रकोपक आहार विहार का मिथ्या सेवन किया और हमारा कफ का प्रकोप हो गया, तो हमें कैसे पता चलेगा, क्या क्या लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। इसमें आता है श्वेतता, हमें वाइटनेस, श्वेतता देखने को मिलेगी, स्निग्धता बढ़ी हुई मिलेगी, शीतता मिलेगी, कोल्डनेस मिलेगी, कंडू खारिश होगी वहाँ पर, इंद्रियों की असमर्थता। देखिए कंडू से मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी। देखिए क्या होता है कि जब भी जहाँ पे हमारा घाव भर रहा होता है, कहीं भी हमें चोट लगी, वहाँ वूंड की हीलिंग हो रही है, वो घाव भर रहा है, तो हमेशा हमें पहले खारिश होनी शुरू होती है, तो हम कहते हैं ये घाव भरने वाला है, खारिश हो गई, बहुत अच्छी बात है, अब ये घाव बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए वहाँ पे कफ का कार्य हो रहा है, तो एकदम से वहाँ पे कंडू महसूस होती है, खारिश होती है। तो इन चीज़ों से हम कफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंद्रियों की असमर्थता, इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में इनकेपेबल हो जाती हैं, असमर्थ हो जाती हैं, तो यह भी हमें कफ के प्रकोप में देखने को मिलता है। गौरव यानी हैवीनेस रहेगी, भारीपन रहेगा शरीर के अंदर, या मान लीजिए जहाँ भी कफ का प्रकोप है, जिस भी अंग में कफ का प्रकोप है वहाँ पर हैवीनेस हो जाएगी। माधुर्य, मधुरता का एहसास होना। शून्यता, क्लेद यानी मॉइस्टनेस ज़्यादा होना वहाँ पर। मुख लार से लिप्त होना, ज़्यादा सलाइवा, मुंह में बार बार लार आना, ज़्यादा पानी सा मुंह में आना, यह कफ प्रकोप में होता है। व्याधियों का चिरकाल तक बने रहना, लंबे समय तक बने रहना। कफ के प्रकोप के कारण जो व्याधियां होती हैं वो जल्दी ठीक नहीं हो पाती हैं, वो लंबा समय लेती हैं ठीक होने में। जो लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो कफ के कारण होते हैं। तो इनसे हम ये सब समझते हैं कि कफ के प्रकोप के ये लक्षण हैं। जहाँ जहाँ हमें ये लक्षण देखने को मिलेंगे ये कफ को इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, ये अभी और कुछ बचे हैं, इन पे भी हम बात करते हैं। अग्नि मांद्य, अग्नि का कम हो जाना, लाला स्राव होना, ज़्यादा सलाइवेशन ज़्यादा होना, श्वास एवं कास, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ गए,
श्वास एवं कास के अंदर का। शरीर में स्थिरता ज़्यादा, देखिए स्थिरता क्या है कि जहाँ जो मूवमेंट होनी चाहिए वहाँ वो मूवमेंट ना होना। वैसे तो शरीर में देखिए स्थिरता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो तो एक अच्छी बात हो गई, बट जहाँ मूवमेंट रिक्वायर्ड है वहाँ मूवमेंट ना होना, इससे हम इसको समझते हैं। शरीर में स्थिरता होना शरीर का कफ का कार्य भी था, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी था। ने प्राकृत अवस्था में कफ जो शरीर में स्थिरता प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, वो तो अच्छी बात है, बट जब उसका कफ का प्रकोप हो जाता है तो जहाँ पे मूवमेंट चाहिए वहाँ मूवमेंट ना होना, इससे हम यह समझते हैं शरीर में स्थिरता होने से इस ज्ञान को प्राप्त करना है हमने। तो यहाँ पे हमने इन चीज़ों के बारे में बात करी। अब हम आते हैं क्षीण कफ के लक्षण के बारे में। यदि कफ अपने नॉर्मल स्टेट से कम हो जाए, क्षीण हो जाए, तो हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी कि कुछ कुछ लक्षण जो वात है एवं कफ है, ये आपस में एक रेसिप्रोकल रिलेशन में रिलेटेड होते हैं। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इस तरह के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। तो कफ के क्षीण होने में हमें वात वृद्धि के तरह के उससे सिमिलर कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे रूक्षता हो गया, रूक्षता देखने को मिलेगी, वहाँ पे रफनेस आ जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगी, अंतर्दाह, जलन होना, अंतर्दाह आमाशय के अतिरिक्त श्लेष्म स्थलों में शून्यता की प्रतीति, बिल्कुल खालीपन लगेगा शरीर में, बॉडी में, जॉइंट्स में खालीपन का एहसास होना, संधियों में शिथिलता आ जाना, जॉइंट्स में एक नॉर्मल स्ट्रक्चर मेंटेन ना होना, शिथिल हो जाना, पेन होना, खालीपन लगना, लूजनेस आ जाना, यह सब हमें क्षीण कफ में देखने को मिलता है। तृष्णा होना, प्यास ज़्यादा लगेगी, दौर्बल्य, वीकनेस लगेगी बॉडी में बहुत ज़्यादा, निद्रा नाश हो जाना, नींद ना आना, हृदय यानी एंग्जाइटी, पैल्पिटेशंस, ये फील होना क्षीण कफ में हमें देखने को मिलता है। भ्रम हो जाना, चक्कर आना, एक स्टेट ऑफ डिजीनेस मेंटेन रहना, यह क्षीण कफ में देखने को मिलता है। तो इसी तरह से हमने ये क्षीण कफ के लक्षणों के बारे में भी बात करी। देखिए क्या है, मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहूँगी कि हमारे जो भी ये वात, पित्त और कफ हैं, इन तीनों अब दोषों के बारे में हम बात कर चुके हैं। जस्ट ये लास्ट में हमारे 20 तरह के कफ के विकार रह गए हैं। जैसे हमने 80 तरह के वात के नानात्मक विकार पढ़े, 40 तरह के पित्त के पढ़े, अब ये कफ के 20 तरह के नानात्मक विकार हैं। इनके बारे में आप प्लीज़ स्टडी कर लीजिएगा। जैसे तृप्ति होना, तंद्रा, निद्रा आधिक्य, ये सभी अलग अलग सिम्टम्स के रूप में डिफरेंट बीमारियों में, डिफरेंट डिसऑर्डर्स में भी हमें देखने को मिल सकते हैं, और एज सिंगल डिसऑर्डर्स भी ये बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो सारे डिसऑर्डर्स हैं, ये जस्ट कफ की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमें मिलेंगे। इनमें वात एवं पित्त का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसीलिए नानात्मक विकार कहे जाते हैं। इनके अंदर आपको क्लियरली देखिए फीलिंग आएगी कि ये कफ रिलेटेड ही हैं। आप जैसे ही इनको पढ़ेंगे, देखिए जैसे मल आधिक्य होना, एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ फीकल वेस्ट, गुरु गात्रता, हैवीनेस ऑफ द बॉडी होना, आलस्य, फीलिंग ऑफ लेथार्जी, तंद्रा, ड्राउजीनेस रहना, स्टेमित्य, स्टेमित्य एक बहुत अच्छा सिम्टम भी है, जैसे एक लक्षण है बहुत अच्छा, और विकार भी जिसे हम कहते हैं कफ का नानात्मक विकार है, जिसमें हमें ऐसा फील होता है कि हमारी बॉडी एक गीले कपड़े से ढकी हुई है, इस तरह से महसूस होता है। पेशेंट्स आके स्पेशली कंप्लेन करते हैं कि ऐसा लगता है कि शरीर पे हमेशा एक गीलापन सा, जैसे किसी गीले कपड़े से ढक रखा है। बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ पेशेंट हमें ये कंप्लेन करता है। तो ये सब हमें कफ के द्वारा देखने को मिलता है, कफ के कारण से देखने को मिलता है। जब कफ के नानात्मक विकारों में ये सब आता है, वाइटिश कलर ऑफ आईज, यूरिन एंड स्टूल्स, ये देखने को मिलता है। पेलनेस ऑफ द स्किन, ये देखने को मिलता है। तो आप इन सबको प्लीज़ गो थ्रू हो जाइए, इन सबको आप स्टडी कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि कैसे हमारी बॉडी में ये जो वात, पित्त और कफ हैं, इनका ऋतुओं के द्वारा हमारे शरीर पर प्रभाव होता है। इसमें क्या है कि जो हमारा पूरा ईयर है, एक ये 12 महीने का साल है, इसमें जो 6 ऋतुएं आती हैं, हिंदी कैलेंडर जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हम बात करेंगे,
शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, जो हम हमारे आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग जो हमारे सीजन्स हैं इनके बारे में हम बात करें तो जो ये 6 ऋतुएं आती हैं इनका भी हमारी बॉडी पर और इन दोषों पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। दोषों के अकॉर्डिंग ऋतुओं के अकॉर्डिंग हमारे दोष अपने आप इनका संचय होना यानी एक्यूमुलेशन होना, इनका प्रकोप होना यानी इनका विशेषण हो जाना, बढ़ जाना एंड प्रशमन हो जाना, अपने आप ही बैलेंस स्टेट मेंटेन हो जाना, ये सब कुछ अपने आप नॉर्मल फिजियोलॉजी में एक नॉर्मल फंक्शनैलिटी में चलता है ऑल थ्रू आउट द ईयर। देखिए ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि जैसे पहले हमने बात करी थी कि अवस्था अनुसार बाल्यावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था, इसके अनुसार कैसे दोष डिफर कर रहे हैं, कैसे हमें कब किस दोष का प्रकोप देखने को मिलेगा, तो ये हमें नाड़ी देखने में हेल्प करता है। इसी तरह से ऋतुओं के अनुसार भी हमें पता होना चाहिए कि कब किस दोष का प्रकोप हमें देखने को मिल सकता है। अगर उस ऋतु में हम नाड़ी देख रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट उस दोष का कुछ प्रकोप या वो दोष थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से शिशिर ऋतु में कफ का, मैं आपको यहाँ पे ये मेंशन कर देती हूँ, ये बिल्कुल भी सही से नहीं चल पा रहा है, इसको रहने देते हैं। मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास, नहीं तो मैं इसका एक सेपरेट पीपीटी एक शीट बना के इसमें ऐड कर दूँगी टाइप करके। ये अभी थोड़ा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, इसमें लैग आ रहा है, तो आप इसको अभी के लिए समझ लीजिए। रेस्ट में आपको जब आपको पीडीएफ फाइल ये रिसीव होगी कल तो आपको उसके साथ ही अटैच स्लाइड मिल जाएगी इसी पीपीटी के साथ ही। तो इसमें जब शिशिर ऋतु में हमें कफ का संचय मिलेगा, इसके साथ साथ हेमंत ऋतु में भी हमें कफ का संचय मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु में वात का एवं वर्षा ऋतु में पित्त का हमें संचय देखने को मिलेगा। जो प्रकोप काल है इन दोषों के वो क्या हैं? वसंत ऋतु में हमें कफ का प्रकोप देखने को मिलता है, वर्षा ऋतु में हमें वात का तथा शरद ऋतु में हमें पित्त का प्रकोप देखने को मिलता है। तो इन ऋतुओं में जब हम नाड़ी देखें तो हमें इन दोषों का खास तौर पर ध्यान रखना है। प्रशमन जो है हमारा ग्रीष्म में कफ का, शरद में वात का तथा हेमंत में पित्त का स्वयं प्रशमन हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये सब डिस्कस कर लिया एंड आई गेस दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ त्रिदोष। त्रिदोष के बारे में हमने बात कर ली है, हमने महाभूत के बारे में बात कर ली एंड आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो गए होंगे। अब आप फेमिलियर हो चुके होंगे वात, पित्त एवं कफ से। एक बार आप प्लीज़ सारी इन स्लाइड्स को दोबारा देख लीजिए। वात, पित्त, कफ की जानकारी, इनका ज्ञान होना, डिटेल्ड स्टडी होना, इनसे गो थ्रू होना, इनको अपने अंदर बिठा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए नाड़ी में, आयुर्वेद में सब कुछ वात, पित्त, कफ के अराउंड ही रिवॉल्व करना है। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत रिक्वायर्ड है। अगर वात, पित्त, कफ आपको समझ नहीं आए, आपको ट्रीटमेंट पार्ट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, नाड़ी की अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए हम किसी से भी मिलते हैं सबसे पहले उसका नाम, उसकी नेचर, उसका काम करने का तरीका, वो क्या करता है, कैसे रहता है, कैसे बात करता है, ये सब कुछ जानना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर हमें नाड़ी सीखनी है, वात, पित्त, कफ के साथ हमें काम करना ही है, तो वात, पित्त, कफ को पूरी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है, उनकी पूरी पर्सनालिटी को समझना ज़रूरी है, तभी हम उनसे डील कर पाएंगे। तो इसीलिए आप इन सबको अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई भी आपके डाउट्स हैं आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे तो हम इनको ज़रूर डिस्कस करेंगे, आप सभी के डाउट्स हम ज़रूर लेंगे। तो इसी के साथ हम आज की स्लाइड एंड करते हैं एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम मिलेंगे एक फ्रेश टॉपिक के साथ जो कि सप्त धातु रहेगा। सप्त धातुओं को हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार।